एक घर के अंदर दो भाई रहा करते थे। माता पिता मर चुके थे। बड़े भाई का नाम था कमल और छोटे का नाम था रोशन। दोनों भाई अपने घर में रहा करते थे। कमल की पत्नी जो थी वह उसको छोड़ करके अपने प्रेमी के साथ भाग चुकी थी। तो दोनों भाई अकेले थे। छोटे भाई की शादी हुई नहीं थी। अब क्या होता है दोस्तों, एक दिन की बात होती है, उनके दरवाजे पर एक महिला बहुत ही खूबसूरत भीख मांगने के लिए दरवाज़ा खटखटाती है। अब जैसे ही ये दरवाज़ा खोलता है कमल जो बड़ा भाई था, सामने जो महिला खड़ी थी हाथ में भीख का पात्र था, कटोरा वगैरह, उसको देखकर से हैरान रह जाता है। एकदम से कहने लगता है कि तू मेरी पत्नी शीला की सहेली नंदिनी है ना। अब वह जो भीख मांगने वाली औरत थी वह उसकी तरफ देखती है कि आप कौन हो। वह बताता है कि मैं शीला का पति। तो नंदिनी जो भिखारिन होती है वह कहती है कि आप तो बड़े दुबले पतले से थे, अब तो बहुत ही मोटे हो गए हो, कहाँ है मेरी सहेली, कहाँ है शीला। तो वह कहता है कमल कि तुम्हारी सहेली किसी और लड़के को लेकर यहाँ से भाग गई और मैं अकेला रहता हूँ, मेरा भाई रहता है छोटा। अब तो यह जो नंदिनी होती है बड़ा अफसोस मनाती है, बहुत गलत किया उसने। अब यहाँ पर चलो ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन कमल अब नंदिनी से पूछता है कि तुम ऐसे भीख क्यों मांग रही हो। मैंने सुना था तुम्हारी शादी तो एक बहुत ही अच्छे घर में हुई है, तुम्हारा पति तो ट्रक रखता है, उसके पास ट्रक है और बहुत ही अमीर हो तुम लोग, तुम ऐसे भीख कैसे मांग रही हो। अब नंदिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं कि जीजाजी क्या पूछते हो, बस बहुत बुरा हाल है मेरा। लेकिन वह जो कमल था वह उसको अंदर ले जाता है, उसके हाथ में जो कटोरा था उसको फेंक देता है और कहता है कि अंदर चलो और कपड़े अच्छे पहनो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और उसके बाद अंदर ले जाता है। अब यहाँ पर उससे पूछता है कि क्या हुआ था। तो वह जो नंदिनी होती है वह बताती है कि मेरे अच्छे घर में शादी हुई थी, सास ससुर, मेरा पति और मेरा देवर और देवरानी, भरा पूरा परिवार। और उसके बाद मेरे पति जो हैं वो अपने भाई और भाभी की चाल में चलने लगते हैं, अपने माँ बाप की चाल में चलने लगते हैं और मुझसे झगड़ा करने लगते हैं और फिर वह धक्के देकर मुझे घर से निकाल देते हैं। जब रोज़ रोज़ का कलेश हो जाता है तो मैं भी उस घर को छोड़ करके निकल आती हूँ। और उसके बाद अपने माँ बाप के घर जा नहीं सकती थी क्योंकि मेरे माँ बाप की तो मौत हो चुकी थी और जो घर था माँ बाप का वो मेरी शादी के लिए उन्होंने गिरवी रखा था, उसको उन लोगों ने हत्या लिया था जिन्होंने गिरवी रखा हुआ था घर। अब मैं सड़क पर आ गई, जाती भी तो जाती कहाँ। मैंने मेहनत मजदूरी की कई जगह, लेकिन वहाँ पर लोगों की गंदी नज़रें मेरे ऊपर पड़ा करती तो मैं वो काम छोड़ दिया करती। अब जिस काम पर जाती उसी काम के ऊपर कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते जो गंदी नज़र मेरे ऊपर डाला करते और गंदी जगह पर हाथ फेर जाया करते, तो मैं उस काम को छोड़ दिया करती। एक नौबत ऐसी आ जाती है कि मुझे काम मिलना ही बंद हो जाता है। जो ठेकेदार होते हैं वो कहते हैं कि तू तो काम छोड़ देती है और किसी न किसी में खोट लगा देगी और किसी के ऊपर आरोप लगा कर निकल जाएगी, अब हम तुम्हें काम नहीं देंगे। अब इसकी नौबत ऐसी आ जाती है, कहीं काम मिलता नहीं है तो इसको पेट तो भरना था, लेकिन इसने कहा कि मुझसे बहुत सारी औरतों ने कहा था जो रोड पर फुटपाथ पर रहा करती कि तू गंदे धंधे में शामिल हो जा और एक रात के काफ़ी पैसे कम जाते हैं, आराम से मज़े में रहना। लेकिन मैंने वो धंधा करना स्वीकार नहीं किया। मैंने कह दिया कि मैं फटे पुराने कपड़ों में रह लूँगी, रोड पर सड़क पर रह लूँगी, बस तुम मेरी रक्षा कर देना गंदे लोगों से, मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों से, बाकी मैं पेट अपना ईमानदारी से भरूंगी, चाहे मुझे भीख मांगनी पड़ जाए, लेकिन वो जिस्म फरोशी का धंधा मैं नहीं करूंगी। इसलिए मैं गांव-गांव में जाती हूँ, भीख मांग लेती हूँ, थोड़ा बहुत जो मिल जाता है उससे आटा वगैरह खरीद करके अपना रोटी वगैरह बना करके उसको खा लेती हूँ। कई बार कुछ लोग आटा दे देते हैं तो डायरेक्ट मैं उससे रोटी बना लेती हूँ, ज़्यादा मेरी कोई इच्छाएँ है नहीं। तो यह सारी चीज़ें देख करके जो लड़का था कमल, वह उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं कि यार बताओ एक औरत को कितना संघर्ष करना पड़ता है ज़िंदगी में अगर उसकी बात बिगड़ जाए तो। तुम चिंता मत करो और तुम नंदिनी यहीं पर रहो। अब नंदिनी कहती यहाँ पर कैसे रहूँगी मैं। तो कमल कहता है तुम रहो यहीं पर और यहीं पर खाना वगैरह हमारा खाना बना दिया करना, हम दो भाई हैं, एक मेरे से छोटा है और तुम आराम से यहीं पर रहो, इतने कमरे पड़े हैं घर के अंदर, किसी कमरे में रह लेना। अब तो वह वहीं पर रहने लगती है क्योंकि उसको आसरा चाहिए था। सर्दियों के दिन आने लगे थे, उसको पता था कि भाई सर्दियों में दिक्कत हो जाएगी, रोड पर कहाँ पड़ी रहूँगी, तो वहीं पर वह काम करने लगती है। तभी 1-2 घंटे गुजरने के बाद जो कमल होता है वह तो ऊपर चौबारे में चढ़ा जाता है और यह नीचे आंगन को झाड़ रही थी, यानी कि जो झाड़ू होती है उससे साफ कर रही थी। तभी छोटा भाई आ जाता है, वह देखता है कि अरे ये कौन है और इससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर
कौन आ गई हो और क्या करना है तुम्हें यहाँ पर। अब उसके बाद वह कहती है कि नंदिनी कि अरे भाई गुस्सा मत हो, मैं यहाँ पर हूँ और जो तुम कौन हो पहले ये बताओ। वो कहता है कि मैं इस घर का छोटा लड़का हूँ। तो वह बताती कि तुम्हारे बड़े भाई कमल ने मुझे यहाँ पर रखा है और मैं कोई ऐरी गहरी नहीं हूँ, तुम्हारी रिश्तेदारी में से ही हूँ, जानकार हूँ। अब तो दोस्तों वह लड़का जो होता है छोटा भाई भाग करके भाई के पास जाता है, कमल के पास। तो कमल सारी सच्चाई उसको बता देता है। तो छोटा भाई भी, उसको भी तरस आ जाता है कि यार एक औरत ऐसी ऐसी मुसीबतों से गुजरी है और वो भी कोई बढ़िया घर की थी, ऐसी नहीं थी कि भाई ऐसी। तो उसके बाद वह भी नॉर्मल हो जाता है। लेकिन वह छोटा भाई कहता है कि भैया इस तरह से हमारे घर में ये रहेगी, हम 2 लड़के हैं, 2 भाई हैं, तो गांव वाले आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे कि किस तरह से रखा हुआ है। इससे तो अच्छा है कि तुम इससे शादी कर लो मंदिर में जा कर के, और जब ये शादी होने के बाद इसका पूरा अधिकार रहेगा इस घर पर और फिर कोई कुछ कहने वाला भी नहीं रहेगा। अब जो कमल होता है यह बात, अब सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तीनों के तीनों। फिर सारे लोग यह बात रखते हैं, यानी कि ये दोनों भाई नंदिनी के सामने ये बात रखते हैं कि देखो मैं अब आपको भाभी ही कहूँगा, और अगर शादी करके तुम रहती हो तो गांव में कोई कुछ नहीं कहेगा, बिना शादी के रहोगे तो गांव वाले पता नहीं कैसी कैसी बातें बनाएंगे, हमारे कुल और ख़ानदान को गालियां देंगे, तो तुम शादी कर लो। और उसके बाद नंदिनी कहती है ठीक है जी मैं शादी कर लेती हूँ, मेरा तो वैसे भी जीजा लगता है, अधिकार है इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, और मुझे सहारा दिया है ऐसे बुरे वक्त में जहाँ मेरा ना पति, ना सास ससुर, ना देवरानी जेठानी, ना मेरे माँ बाप, कोई भी नहीं था मेरा अपना, तो तुम लोगों ने सहारा दिया है तो मैं यहाँ पर अपना घर बसा लूँगी। उसको कोई ऐतराज़ नहीं होता है। उसके बाद आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करके सारी बातें बताई जाती हैं, तो आस पड़ोस के लोग हामी भर देते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम्हारा घर बस जाएगा और शादी करके इस औरत को सम्मान मिल जाएगा, सम्मान की ज़िंदगी मिल जाएगी। तो मंदिर में इनकी शादी करवा दी जाती है। और जो ये दोनों भाई थे, कमल और इसका छोटा भाई, इनके पास पैसा भी ठीक ठाक था, ऐसे नहीं थे भाई गरीब थे, तो ये थोड़ा बहुत जो भोजन वगैरह खिलाया जाता है अड़ोसी पड़ोसियों को, वो प्रोग्राम भी कर देते हैं। अब तो यह जो नंदिनी होती है बड़े प्यार से अपने पति कमल के साथ और अपने देवर के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे 2 साल गुजर जाते हैं। इनके घर में एक फूल सा बच्चा पैदा हो जाता है। दोनों भाई उस बच्चे को खिलाने में व्यस्त रहा करते। अब बेटा पैदा हो जाता है तो दोनों भाई उस बच्चे को खिलाने में व्यस्त रहते और खेती बाड़ी का काम किया करते, और कोई दिक्कत ही नहीं थी, बड़े मज़े से ज़िंदगी कट रही थी। लेकिन दोस्तों अचानक एक दिन दोपहर के समय नंदिनी के घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है 2 लोगों के द्वारा। 2 लोग जैसे दरवाज़ा खटखटा रहे थे तो नंदिनी दरवाज़ा खोलती है। घर के सामने गली में एक कार खड़ी हुई थी और उस कार के अंदर उसका पहला पति बैठा हुआ था। और दोस्तों उसके बाद नंदिनी के तो होश उड़ जाते हैं कि मेरी बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ने के लिए ये यहाँ से कहाँ आ गया। लेकिन दोस्तों नंदिनी का सोचना बिल्कुल गलत था। नंदिनी अपने पति को आवाज़ लगाती है, उसको ऊपर से बुलाती है, क्योंकि वो लोग ऊपर ज़्यादा रहा करते थे। दोस्तों कई बार घर के अंदर 2 पोर्शन होते हैं तो ऊपर रहने के लिए बना लेते हैं, नीचे अपने पशुओं के लिए सिस्टम बना लेते हैं। तो ऊपर से उसका पति दौड़ कर आता है, क्या हुआ नंदिनी, क्या बात है। नंदिनी कहती है कि ये लोग आए हैं। कमल कहता है कौन हो भाई तुम लोग। तो वह जो 2 लोग थे दरवाज़ा खटखटा रहे थे, वह कहते हैं जी हम तो कोई नहीं है, हम तो इस गाड़ी को किराए पर लाए, ये हमारी गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर एक आदमी है जिसका पाँव कटा हुआ है और वो हमें यहाँ पर लेकर आया, उसको उतारना है हमें तो यहाँ पर, और हम तो जा रहे हैं वापस। तो वह जो आदमी होता है उन लोगों को पैसे देता है और वह लोग उस आदमी को उतार करके उनके अगवारे पर छोड़ देते हैं। अब वह आदमी हाथ में बैसाखी काख में लगी हुई थी, एक पाँव घुटने से कटा हुआ था, तो वो एक पाँव पर खड़ा होकर चलता था। अब तो उसको देख करके जो नंदिनी होती है उसका अंतर मन हिल जाता है। उसका पति था वह गौरव, और गौरव से कहती है गौरव तुम्हें क्या हुआ ये। अब गौरव कहता है कि मुझे क्या हुआ, बस मेरे साथ जो गुजरी है वो तो मैं ही जानता हूँ, लेकिन सबसे पहले नंदिनी मुझे माफ़ कर देना। नंदिनी के पाँव में पड़ने लगता है, लेकिन नंदिनी उसको बार बार उठाती है कि तुम ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो, ये सब मत करो मेरे साथ। इतने में ही जो नंदिनी का पति होता है कमल, वह पूछता है कि कौन है ये। तो नंदिनी कहती है कि रुक जाओ मैं बताती हूँ। और उसके बाद उस आदमी को यानी कि सौरभ को नंदिनी अपने पहले पति को अंदर घर के अंदर ले जाकर एक जगह पर बिठा देती है, और वहीं पर वह दोनों भाई और नंदिनी का पहला पति और खुद नंदिनी बैठ जाते हैं। अब नंदिनी पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जब से तो तुमने धक्के देकर मुझे घर से निकाल दिया था, और अब तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो। लेकिन उसका पहला पति सौरभ सर नीचे झुकाकर उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। अब नंदिनी का था तो वह पहला पति ही उससे काफ़ी प्यार करती थी। अब भले ही अलग हो गए हों लेकिन तलाक भी नहीं हुआ था, अभी भी पति ही था। वह बार बार पूछती है कि बताओ क्या हुआ।
अब वह दोबारा से उसके पांव पकड़ कर कहने लगता है, नंदिनी मुझे माफ़ कर देना, और ना माफ़ कर सको तो कोई बात नहीं, मैं माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। फिर वह पूरा राज बताता है अपने पीछे का। वह बताता है कि जब तुम वहाँ से चली आई थी, मेरे भैया भाभी और मेरी माँ और मेरे बाबा सब ये कहते थे कि इसको छोड़ दे, तेरी शादी हम अच्छी लड़की से करवाएंगे जो बहुत ही दहेज लेकर आएगी। इसलिए ये तो कुछ लेकर भी नहीं आई, इसके माँ बाबा ने तो अपना घर गिरवी रख के इसकी जैसे तैसे शादी की है। अब ये क्या लेकर आई है? कुछ नहीं लेकर आई। मैं अपने माँ बाप के बहकावे में आकर तुझसे लड़ाई झगड़ा किया करता, और मेरा छोटा भाई और छोटे भाई की पत्नी भी ये कहा करती कि ये हमारे परिवार में मैच नहीं करती। वैसे तो वो खूब सुंदर थी नंदिनी, लेकिन पैसों की वजह से मैच नहीं करती कि ये हमारे स्टेटस की नहीं है। अलग ही फीलिंग होती है इसको देख करके कि मानो जैसे कोई नौकरानी हो। लेकिन नंदिनी अपने पति से प्यार करती थी, खूब सुंदर थी, खूबसूरत थी, लेकिन यही तो नहीं था भाई अच्छे कपड़े नहीं पहनती थी। जो उसकी देवरानी 2000 की साड़ी पहनती होगी या 4-5 हज़ार की साड़ी पहनती होगी, ये बेचारी 500, 700, 800 की पहनती होगी। ये लेवल का फ़र्क था थोड़ा सा, क्योंकि माँ बाप बहुत गरीब थे। अब यहाँ पर इसका पति अपने भाई और भाई की पत्नी और अपने माँ बाप के बहकावे में आकर अपनी पत्नी की तरफ से नफरत करने लगता है, कि सोचने लगता है कि हाँ सच में ये हमारे स्टेटस की नहीं है। और जो उसका पति था वह ट्रक ड्राइवर था, उसके पास 2 ट्रक थे, ट्रक चलाया करता और एक ट्रक को ड्राइवर से चलवा लिया करता। तो काफ़ी पैसे का हेर फेर था उन लोगों पर, अमीर ही लोग थे। अब नंदिनी कहती है फिर क्या हुआ उसके बाद। अब वह पति बताता है सौरभ कि जैसे तुम वहाँ से चली आई है, मैंने तुम्हें भगा दिया था। मैंने सोचा कि अब माँ बाप मेरी दूसरी शादी करवाएंगे, लेकिन जैसे मैंने तुम्हें भगा दिया तो बहुत बदनामी हुई हमारी। लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई, और जिस औरत से, लड़की से मेरे माँ बाप शादी करवाना चाहते थे, उस लड़की के माँ बाप को जब पता चला कि हमने एक लड़की को निकाल दिया घर से, और वो लड़की बहुत ही सुंदर थी, बस दहेज लेकर नहीं आई थी, तो उसके माँ बाप को बुरा लगा और उन्होंने शादी करने से बिल्कुल 2 टूक मना कर दिया। मेरे माँ बाप से आकर कह दिया कि हम दहेज के लोभियों को अपनी बेटी नहीं देंगे, भले ही हम कितना भी दहेज दे दें, लेकिन लोभी आदमी को अपनी बेटी नहीं देंगे। उसके बाद मेरी शादी भी नहीं हुई। मैं ट्रक पर जाता रहा लगातार और खूब पैसे घर कमा कर दिया करता था। मेरे छोटे भाई और भाभी बहुत खुशी मिलती थी कि मैं जो भी पैसे कमाता उनको दे दिया करता, क्योंकि अब तो बांटने वाली तुम भी नहीं थी जो तुम्हें पैसे देता। तभी वह बताता है कि 7 से 8 महीने के बीच के दौरान, यानी कि 7 से 8 महीने के अंतराल में उसके माँ और बाप की मृत्यु हो जाती है। एक पहले मरता है माँ और पीछे मरता है पिताजी। अब उसके बाद वह अकेला रह जाता है, लेकिन अभी भी भैया भाभी उससे खूब प्यार कर रहे थे, खूब पैसे कमा कर लाता, उनको दे दिया करता, कुछ अपने पास रखता। लेकिन दोस्तों एक दिन अचानक उसके ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका पाँव ट्रक के केबिन में फंस जाता है और उसका पाँव घुटने से नीचे काटना पड़ जाता है। अब तो वह पाँव के बगैर, उसने सोचा कि ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा है अपने घर ही रह लूँ, ट्रकबाजी में कुछ नहीं है, क्योंकि उसका मन भर जाता है कि भाई अब ये काम नहीं करूँगा। फिर वह नौकरों के हवाले ट्रक को कर देता है। लेकिन दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद में जो ड्राइवर होते हैं उसका पूरा बिजनेस ख़राब कर देते हैं। 1 रुपये की बचत नहीं होती है और उल्टा कर्जा होता चला जाता है, और फिर कर्जे को चुकाने के चक्कर में दोनों ट्रक उसको बेचने पड़ जाते हैं और फिलहाल वह कंगाल हो जाता है। क्योंकि दोस्तों कोई भी व्यापार है, खुद जब तक नहीं उतरोगे उसमें तब तक वह मुनाफा नहीं देता है। दूसरों के हवाले छोड़ेंगे तो वो तो नुकसान ही देंगे। अब जैसे ये घर पर बैठ जाता है, पाँव कटा हुआ था, अपने भाई और अपनी छोटी जो भाई की पत्नी थी उसके भरोसे रह जाता है। अब तो दोस्तों कुछ दिन तक तो सही था, लेकिन अब भाई और उसकी पत्नी उसको ताना मारने लगते हैं कि हमारी छाती पर पड़ा रहता है, तेरे लिए खाना कहाँ से लाएंगे, कमाता धमाता कुछ नहीं है। दोस्तों इस तरह के ताने गंदे गंदे उस आदमी के सामने मारे जाते हैं। अब उसको याद आती है अपनी पत्नी नंदिनी। उसको लगता है कि मेरी पत्नी कितनी सही थी, मेरी पत्नी कितनी सीधी सादी थी, सेवा करती थी मेरी और मेरे कहे के अनुसार चलती थी। आज जिन लोगों के ऊपर मैंने अपनी पत्नी को धक्के देकर बाहर निकाल दिया, वो लोग आज मुझे पानी तक नहीं पूछते हैं। कई बार तो खाना दिए बगैर ही सो जाया करते, और ये कहता भी बार बार तो ये कह दिया जाता कि अब खाना नहीं बचा है, सुबह खा लेना, इतना कौन सा तो भूखा मरा जा रहा है। इस तरह का इसके साथ हो रहा था। अब तो दोस्तों यह परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है। तभी इस गांव का एक जो नाई होता है
वह हमारे गांव में जाया करता है, तो मैं उससे बैठकर बातें कर रहा था। तभी उस नाई ने बताया कि एक औरत हमारे गांव में है और जिसके पति ने उसको निकाल दिया और वो वहाँ पर शादी करके रह रही है, उसको बच्चा भी हो गया है और उसका नाम है नंदिनी। और वह इसी गांव की बताती है कि भाई मैं उसी गांव के अंदर ब्याही थी और उसके पति का नाम गौरव था। और भाई देख लो, तुम्हारा नाम भी गौरव है और इसी गांव में वो ब्याही थी। और तुम भी बता रहे हो कि तुमने अपनी पत्नी को निकाल दिया, उसके बाद तुम्हारे भैया और भाभी तुम्हें दुख दे रहे हैं। कहीं वो तो नहीं है तुम्हारी पत्नी? अब तो एकदम से नंदिनी का पता इस पति को मिल जाता है, तो उसके अंतरात्मा में बहुत ज़्यादा हिलोरें उठने लगती हैं और वह जैसे तैसे कहीं से पैसे इकट्ठे करके एक गाड़ी बुक करता है उस गांव में जाने के लिए। तो उस गाड़ी में 2 लोग थे और वो चलाया करते थे, वो दोनों उसको बिठाते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं उसकी पत्नी नंदिनी के घर पर, जहां पर नंदिनी अपनी दूसरी शादी करके कमल के साथ रह रही थी, बच्चा भी पैदा उनको हो चुका था। इस तरह से मैं यहाँ पर आया हूँ और नंदिनी मुझे माफ़ कर देना। अब यह सारी कहानी सुनने के बाद जो वहाँ पर नंदिनी, उसका पति कमल और उसका छोटा देवर, सबकी आंखें भीग जाती हैं, आंखें नम हो जाती हैं। और उसके बाद जो पहला पति होता है गौरव, वह कहता है कि नंदिनी चलो मेरे साथ। लेकिन नंदिनी कहती है कि मैं कैसे चल सकती हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि मैंने यहाँ पर शादी कर ली और बच्चा भी पैदा हो गया, मैं यहाँ पर इनको छोड़कर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि इन्हें भी धोखा मिला है और उस बुरे दौर में इन्होंने मेरी मदद की थी, तो अब इनको मैं कैसे छोड़ दूँ? अब तुम ही बताओ। तो इस बात को सोचते सोचते सारे के सारे लोग चुप हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा। जो पहला पति था गौरव, वह एकदम से कहता है कि नंदिनी बात तो तुम्हारी भी सही है, उस टाइम अगर ये लोग तुम्हें नहीं संभालते तो शायद तुम्हारी मौत भी हो सकती थी कहीं, या कुछ और भी तुम्हारे साथ घटना घट सकती थी, बात तो सही है। और फिर रोता रोता आंखों से आंसू पहुँचता है और अपनी बैंत उठाता है और कहता है कि ठीक है नंदिनी, जैसे तुमने झेला था ना, दर दर की ठोकर खाई थी, भीख मांग कर पेट भरा था, अब मैं भी उसी काम को करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो किया है उसका मुझे भुगतना तो पड़ेगा ही। मैं अपने भैया के पास वापस नहीं जाऊँगा अपने घर, और अब मैं ऐसे ही सड़कों पर अपना समय गुजारूंगा, काटूंगा। वह उठने लगता है, बैत अपनी बगल में लगाता है और दरवाजे की तरफ जाने लगता है। लेकिन दोस्तों इतने में ही नंदिनी की आंखें भर आती हैं, एकदम से खड़ी होती है और जा कर के उसको पीछे से पकड़ कर गले लग कर रोने लगती है। कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे पति तो हो ही तुम, और तुम्हें तलाक थोड़ी दिया मैंने, और ना ही तुमने मुझे तलाक दिया है। अब उसके बाद तो जो कमल होता है उस घर का, जो उसका पति होता है नंदिनी का नया, और उसका भाई, वो भी रोने लगते हैं। लेकिन वह कहते हैं कि भाई इस मामले को गांव बस्ती माता संभालेगी, कि आखिर हम क्या करें। अब तो दोस्तों वह उसको वहीं पर रोक लेते हैं, रात को वहीं पर सुला लेते हैं और सुबह होती है। सुबह ये लोग 4 लोग इकट्ठे करते हैं, बूढ़े बुजुर्ग अड़ोस पड़ोस के, और ये सारी बात उनके सामने फिर से रखते हैं, क्योंकि ये दोनों भाई समाज की बातों को लेकर ज़्यादा चला करते थे, जिससे कि समाज में रहने में कोई दिक्कत ना हो। सारा फैसला समाज से लिया करते थे, बूढ़े बुजुर्गों से। अब तो बूढ़े बुजुर्गों के सामने जब ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं कि भाई नंदिनी का पहला पति आ चुका है और वह बेचारा अपाहिज है, अब कुछ कर नहीं सकता है, अब वह कहाँ जाएगा, ठोकर खाएगा, भीख ही मांगेगा, और नंदिनी इस पति को भी छोड़कर नहीं जा सकती है, क्योंकि नंदिनी ने कह दिया था 4 आदमियों में कि मैं इस पति को छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि इसने मेरे बुरे वक्त में मुझे सहारा दिया था, मुझे अपने घर पर रखा था, शादी करके मेरे मांग में सिंदूर भर के मुझे सम्मान दिया था, और मैं अपने इस अपाहिज पति को भी नहीं छोड़ सकती। ठीक है, इससे गलती हो गई, इसने मुझे भगा दिया, लेकिन ये मेरा सुहाग भी है। अब तो ये सारी बात जब पंचायत के अंदर रखी जाती है, तो एक बुजुर्ग आदमी थोड़ा सा सोच समझ करके बोलता है कि देखो बेटा, मैंने बहुत बड़ी ज़िंदगी जी है और थोड़ी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। वह कमल से कहता है, कमल बेटा, इस आदमी के लिए, सौरभ के लिए एक कमरा अलग से बनवा दे और इसकी सेवा करो तुम लोग। ये बेचारा अपाहिज है, तुम्हें भगवान आशीर्वाद देगा, और इसकी सेवा करो, इसको दर दर की ठोकर मत खाने दो, और इसकी पत्नी नंदिनी इसकी सेवा कर लेगी, उसका भी जो सुहाग है वो बना रहेगा, और ये तुम्हें यहाँ पर थोड़ी सी सहमति करनी ही होगी आपस में। अब इसका तो मैटर यही निकलता है लास्ट में, क्योंकि जो नंदिनी है अपने पहले पति को भी नहीं जाने देना चाहती है और तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती है, तो फिर होगा क्या? फिर तो यही होगा कि भाई इसके लिए अलग से कमरा बनवा दो, यहीं पर अपने घर में ही या फिर घर के बाहर की तरफ, और यहीं पर इसकी सेवा करो। तो दोस्तों यह बात अब जो कमल होता है वह मान जाता है, जी बिल्कुल बाबा, आप जो कहोगे मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ। कमल भी सारी सिचुएशन को देख रहा था कि भाई नंदिनी करे तो करे क्या।
तो उसके बाद कमल अपनी पत्नी नंदिनी से कहता है कि देखो जो घर में वो कमरा है ना दूसरे वाला जो बाहर के दरवाजे के पास में है उसको साफ़ सफाई कर दो और उसमें गौरव को वहाँ पर ठहराओ। अब नंदिनी तो एकदम खुशी से झूम जाती है और उसके बाद उस कमरे की साफ़ सफाई में तुरंत लग जाती है और अपने पति की चारपाई बिछाती है वहाँ पर और अपने पति को वहाँ पर बिठा देती है, उसको नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाकर उस कमरे में रखती है। और अब वो अपने पति की गौरव की भी सेवा करती है और अपने दूसरे पति कमल की भी सेवा करती है। और दोस्तों जब इस औरत का यह डिसीज़न चारों तरफ गाँव में फैला तो लोगों ने बड़ी तारीफ़ की कि औरत हो तो ऐसी, वरना तो आजकल एक एक पति को छोड़ करके औरतें भागती घूम रही हैं। और इसने तो अपने दोनों पतियों को अच्छी तरह से संभाला और बुरा माहौल था, बुरा वक्त था, वो टल गया। और अब दोस्तों यह पत्नी जो नंदिनी होती है इसकी जब चारों तरफ बड़ाइयाँ होती हैं तो अब जो छोटा देवर था उसके लिए एक दूसरे गांव से रिश्ता आता है कि ऐसे घर में जैसे घर में ऐसी देवी जैसी औरत रहती है उस घर में हम अपनी बेटी को भी देंगे जो अच्छी राह हमारी बेटी को भी दिखाएगी और अच्छे से घर बसेगा। तो छोटे देवर का भी रिश्ता आता है और धूमधाम से उसकी भी शादी की जाती है और फिर 2-3 साल के बाद देवर को भी बच्चे हो जाते हैं। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर इन लोगों की ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है। तो ये जो कहानी है, ये जो घटना हुई है, शायद मेरे हिसाब से तो कोई लाखों करोड़ों में कोई एक आध औरत होगी जो इस तरह से मामले को हैंडल कर लेगी। या फिर जैसे कि ये कमल था दूसरा पति, ऐसा लाखों में करोड़ों में एक आध पति होगा जो अपनी पत्नी के पहले पति को भी अपने घर में रखने की इजाज़त दे देगा। शायद मेरे हिसाब से तो यह मामला बहुत ही रेयर बन पाएगा, लेकिन यहाँ पर यह मामला हुआ। नंदिनी और उसके दूसरे पति कमल की समझदारी के चलते हुए एक जो इंसान है वह दर की ठोकर खाने से बच गया, उसकी सेवा होती है। और यहाँ पर कोई ऐसा मामला भी नहीं है कि भाई जो कमल है दूसरा पति, नंदिनी अपने पति के कमरे में जाती है तो वो कह देता हो कि तू वहाँ पर क्यों गई थी, ऐसा भी कोई मामला नहीं है। दूसरा भी बच्चा होता है उनको पैदा, तो शायद हो सकता है दूसरा बच्चा पहले पति का हो या किसी का भी हो, वो तो मैटर इनका है जी, अपना अंदरूनी मैटर है। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों बुरे वक्त किसके जीवन में नहीं आते, बस वहाँ पर फ़र्क ये होता है कि कोई इंसान अपने बुरे वक्त को कैसे हैंडल करता है। कुछ लोग तो ज़्यादा बुरा वक्त भी नहीं आते, थोड़ी बहुत टेंशन होती है घर में और थोड़ी बहुत टेंशन के चलते ही लोग न जाने क्या क्या कदम उठा जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इतने शांत स्वभाव के होते हैं, बहुत बुरे बुरे दिन देखने के बाद भी उन्हीं लोगों से दोबारा मेल कर लेते हैं जिन लोगों ने उनको दुख दिया था और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होकर खड़े रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो इस दुनिया के अंदर भांति भांति के लोग और भांति भांति के कार्य होते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है तो मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट यही करूंगा कि नाम थोड़े कम ही लूँगा, लेकिन लूँगा थोड़े से, और अगले वीडियो में आप सबके नाम लूँगा। आप कमेंट ज़रूर करिएगा। हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं, चंद्रशेखर कुशवाहा कमेंट करते हैं, भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं, रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, पंकज कुमार हैं और उसके बाद रहमान हाफिज़, गोविंद कश्यप कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार हैं, हरिशंकर यादव हैं, विकास सूद कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से, रामू राम कमेंट करते हैं, राम गोसाई कमेंट करते हैं, साजिद चौहान हैं, सुरेश राउत हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं समीर खान कमेंट करते हैं, रजत सैनी हैं, संजीव कुमार नेपाल से, भोलेनाथ शुक्ला कमेंट करते हैं, गणेश कुमार कमेंट करते हैं, राम गोसाई अमर भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद मोनू जैन कमेंट करते हैं, सूरज डी अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं, फिजी से, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा शेषी जयपुर राजस्थान से हैं। और उसके बाद राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद प्रवीण बघेल से पुरी से कमेंट करते हैं और सगनदास खारडाबान राजस्थान से हैं, सुशील चौधरी अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रहेगा उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।